नमस्कार। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक ढांचा कैसे तैयार हुआ, संविधान की हमें क्यों ज़रूरत है और संविधान के निर्माण का रास्ता, किन किन परिस्थितियों में संविधान बना, और उसके बाद ब्रिटिशों की संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में क्या भूमिका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमें भारतीय संविधान की या हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों किसी देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम इस विषय में चर्चा करेंगे और फिर भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया, कैसे उसमें उसके निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं आई और किन किन का उसमें प्रमुख योगदान रहा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों है। संविधान की जरूरत को देखने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि संविधान की जरूरत हमें किस किस तरीके से और किन किन संदर्भ में पड़ती है। पहले देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, एक एक करके देखेंगे सभी को। पहला है, यह साथ रह रहे लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जो ये पहला एक जरूरी कारण है कि सहयोग और भरोसा कैसे विकसित करता है संविधान, इसको जानने के लिए हम एक दक्षिण अफ्रीका का थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक देश है जहां पर एक नस्ल भेदी जो विवाद था, एक समस्या थी, वो एक बहुत भयंकर रूप था उसका दक्षिण अफ्रीका में। तो वहां पे क्या हुआ, कुछ श्वेत लोग थे, कुछ अधिक मात्रा में अश्वेत लोग थे। तो वहां पे क्या होता है, जो श्वेत लोग होते हैं वे उनके अधिकारों का हनन करते हैं और उन्हें किसी प्रकार के अधिकार नहीं देते। लेकिन क्या, बदलते समय के साथ वहां पे भी वाद विवाद बढ़ते जाते हैं। तो वहां पर एक नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति होते हैं, वे ऐसा एक समाज सुधारक टाइप के व्यक्ति होते हैं उस टाइम समय पे। तो क्या होता है, वहां पे उन्हें इस वाद विवाद में कि हम तो नस्ल भेद खत्म करेंगे, इसके बारे में क्या है आंदोलन करते हैं, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और कम से कम उन्हें 28 वर्ष का, वैसे तो उन्हें आजीवन कारावास दे दिया जाता है, लेकिन क्या है 28 वर्ष बाद उनको क्या है छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समय के धीरे धीरे जो समय बदलता है उसके साथ वहां पर आंदोलन बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो क्या हुआ, वहां पे 28 वर्ष बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और ये जो अभी मैंने बताया आपको, भरोसा और सहयोग किस तरीके से बना, क्योंकि बदलते टाइम के साथ जो अश्वेत लोग थे और जो श्वेत लोग थे उन्हें आपस में पता चल गया कि हमारा इनके बिना काम नहीं चलेगा और इनका हमारे बिना थोड़ा सा काम नहीं चलेगा। तो क्या है, उन्होंने आपस में समझौते किए और एक ऐसा संविधान निर्मित किया जिसके विषयों में या जिसके बारे में जिस संविधान में ऐसी चर्चाएं की गई कि आपस में उनका भरोसा और सहयोग विकसित हो सके। तो संविधान की हमें इसी कारण भी जरूरत है कि आपस में जो व्यक्ति रह रहे हैं समाज में, उन सभी के बीच सहयोग और समझौता और सबसे बड़ी बात विश्वास हो। तो नंबर 2 पे देखते हैं, यहाँ पे यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। तो जिस तरीके से हम दूसरे संविधानों की बात छोड़ के भारतीय संविधान पे आते हैं कि संविधान यह तय करता है कि किसे फैसले लेने का अधिकार है और कौन सरकार का गठन करेगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यह सभी कहीं में किसमें तय होगा, संविधान में। संविधान में कुछ अनुच्छेद बनाए जाते हैं, उनके अनुसार एक प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि इस अनुच्छेद में, संविधान के इस अनुच्छेद में ये सरकार का गठन ऐसे होगा और फैसले ऐसे लिए जाएंगे। तो ऐसे एक प्रॉपर तरीके से जो संविधान है वो बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और फैसले कैसे लिए जाएंगे। नंबर 3 आते हैं हम, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। जो ये जरूरत है संविधान की, भारतीय संविधान में नंबर 3 पॉइंट ये दिया गया है कि जरूरत
सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। क्या? संविधान। किस तरीके से? इसके विषय में जानने से पहले हम जान देते हैं कि किसे नीति बनाने का जिम्मा सौंपा गया है संविधान के द्वारा। नीति बनाने का जिम्मा सरकार के द्वारा सरकार को सौंपा गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में हम क्या है, जनता यानी कि एक अपना एक पर्टिकुलर प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार बनाते हैं और सरकार क्या है, नीतियों को बनाती है। जब सरकार नीतियों को बनाती है तो क्या है, वे हमारा प्रतिनिधित्व करती है उसमें। लेकिन क्या है, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जिनकी नीतियां किसी विषय विशेष को लेकर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उनसे आगे निकल जाती है और उनका भला उन नीतियों में नहीं होता। उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होने लगता है उन नीतियों से। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो है यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। मतलब ये उनके अधिकारों की सीमा तय करेगा कि वे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उन्हें बिल्कुल भी उनका हनन न कर पाए या उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचा पाए। तो नंबर 4 में देखेंगे हम। नंबर 4 में हम देखते हैं कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को किस तरीके से व्यक्त करता है? भारतीय संविधान या किसी भी देश का संविधान कहता है कि जो व्यक्ति है या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जो व्यक्ति है उनकी आकांक्षाओं को भारतीय संविधान क्या है, व्यक्त करता है। किस तरीके से? क्योंकि जो नीतियां बनाई जाती है उनमें क्या है, जो व्यक्ति है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि। और वहां पर क्या होता है, जो प्रतिनिधि है ये समाज में घूमते हैं, अपने एरिया में अपने क्षेत्र में घूमते हैं और पता करते हैं कि वहां पर क्या दिक्कत है, वहां की क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को देखते हुए आगे जाकर संसद में उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें रखते हैं। और इसी प्रकार कहा गया है कि एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कौन? संविधान। तो ये था हमें संविधान की जरूरत क्यों है। और अब देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय जो संविधान निर्माता है उन्होंने देखा कि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में भारतीय जो संविधान है वो कैसे लिखा जा सकता है कि भारत जो है इतना विशाल देश है, भौगोलिक रूप से इतनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उसमें, तो इसमें कैसे हम एक पर्टिकुलर एक अच्छी संविधान का, एक बेहतर संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके अनुसार देखते हैं कि भारत में उस टाइम की परिस्थितियाँ कैसी थी। जो भारत था उस टाइम में एक ब्रिटिश रूल के नीचे थे हम, और क्या है, औपनिवेशिक थे, गुलाम थे। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हमें एक नागरिक की हैसियत मिलने जा रही है। जब भारतीय संविधान का निर्माण की परिस्थितियाँ चल रही थी तो उस टाइम पे हमें लगा कि हाँ, अब हम गुलामी से छूटकर कहाँ आ गए, एक नागरिक बन गए, एक अच्छे नागरिक, हमें नागरिकता मिल गई अपने देश की, हम नागरिक बन गए। पहले क्या थे, गुलाम। और उस टाइम पे हमें क्या है, एक बंटवारे को झेलना पड़ा। बंटवारा कैसा, जो एक धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का। ये बंटवारा 1947 में हुआ। कब? जब भारत का संविधान या भारत आजाद होने जा रहा था। भारत जब आजाद हुआ उस टाइम पे एक भारत में से एक देश बना पाकिस्तान। वो उसका आधार धार्मिक था। धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, उधर कुछ आदमी मरे, इधर कुछ आदमी मरे। सरकारी रिकॉर्ड में उनकी संख्या करीब 10 लाख के आसपास बताई गई है। और जो ये बंटवारा हुआ ये इतना विभीषिका भरा था, इतना दिल दहला देने वाला था कि जो ट्रेनें थी वो मरे हुए लोगों से भर भर के इधर या उधर आ रही थी। अगर उधर से बच के लोग इधर आ रहे थे ट्रेनों में तो उन्हें ट्रेनों में ही मार दिया गया, बसों में मार दिया गया, और भी कहीं अगर कोई मिलता तो उसे मार दिया जाता। तो इसी तरीके से विभाजन होने लगा। विभाजन हुआ, विभाजन की विभीषिका बात को झेलनी पड़ी
संविधान निर्माण के समय। और उस टाइम पे एक और काम हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने जो देशी रियासतें थी हमारी जो देशी और स्वतंत्र थी जो पहले रियासतें, उन्हें कह दिया गया कि आप किसी भी तरफ जा सकते हो, या तो आप पाकिस्तान के पास चले जाओ या भारत के पास चले जाओ। लेकिन क्या हुआ, उनमें से कुछ रियासतें क्या है भारत के पास आ गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने का अपना फैसला कर लिया, जैसे कश्मीर की रियासत और हैदराबाद। लेकिन क्या है, उस टाइम पे जो गृह मंत्री थे वो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके ऊपर एक अखंड भारत का जिम्मा उन्हें दिया गया था। और उन्होंने सभी प्रकार से किसी भी प्रकार से जो स्वतंत्र अपनी रियासतें थी तो इनको क्या है भारत में विलय करने का काम किया। और उसके बाद कश्मीर जो है एक स्वतंत्र रियासत, एक अकेली ऐसी रियासत रह गई थी जिसका जो भारत में विलय नहीं हो पाई। उस टाइम पे उस रियासत के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह के साथ जब भारत मतलब ऐसा हुआ कि स्वतंत्र रह गई तो पाकिस्तान ने क्या उस पर अटैक कर दिया एक बार। जब अटैक हुआ तो उन्होंने क्या भारत का सहारा लिया। लेकिन जब उन्होंने अपना भारत का सहारा लेना चाहा तो वल्लभ भाई पटेल जो उस टाइम के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने रक्षा, आर्थिक और जो वैसे वैदेशिक मुद्दे हैं उनको भारतीय संदर्भ में, या भारत उनके बारे में जो नीतियां है वो भारत तय करेगा, इस तरीके की डील हुई। लेकिन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर अलग बिल्कुल वो जम्मू कश्मीर का संविधान बनने लगा और भारतीय संविधान भी अलग बनने लगा। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति को देखें 2019 की, तो क्या हुआ, मोदी सरकार जो अभी शासन मतलब कर रही है, तो मोदी सरकार जो है उसने क्या किया, जो कश्मीर है जो 370 धारा 370 है और 35 है उसे हटा के भारत में जो भारतीय क्षेत्र है उसमें उसे विलीन कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेह और जम्मू। और इसके बाद देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसका कैसे कैसे प्रोसेस बढ़ा, कैसे कैसे उसके निर्माण का रास्ता तय हुआ, ये देखते हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण का रास्ता। भारतीय संविधान का निर्माण किन किन स्तरों से गुजरा। तो हमने पहले देखा कि भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही ऐसी परिस्थितियां आई, जैसे बंटवारा हुआ, देशी रियासतों का विलय हुआ। तो उनके बाद क्या होता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन चले हुए थे उनके अनुसार भारत को एक जो संविधान बनाने में एक बहुत ही अच्छा जो है लाभ मिला। वो किस तरीके से, जो क्या है, सभी लोगों की जो सहमति थी वो एक ही जगह पे थी, मतलब एक ही तरीके से लोग बाग सोचते थे। कैसे, वे सोचते थे कि हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए और उस स्वतंत्र राष्ट्र में एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। और जो संविधान निर्माता थे उनकी बातों को वे सहमति देते थे, वे समर्थन देते थे। वे कहते थे कि हाँ, हमें ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है कार्य करने चाहिए और ब्रिटिश सत्ता से मतलब अलग होने के लिए, छूटने के लिए गुलामी से, तो क्या है, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए और उसके लिए एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। तो इस स्वतंत्र संविधान को बनाने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन सभी में सभी भारतीय लोगों का समर्थन और साथ था। तो क्या है, वो जो समर्थन और साथ था वो सिर्फ एक विदेशी सत्ता को हटाने के लिए नहीं था। वे सोच रहे थे कि एक अच्छा संविधान बने जिससे एक अच्छा समाज, एक अच्छी जो शिक्षा है जो आगे हम देश को बढ़ा सके, जिससे उसे गढ़ने में हमें मदद मिले, हम अच्छे एक राजनीतिज्ञ बन सके अपने देश को चलाने के लिए। तो क्या है, इन सभी परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा। और आज़ादी के बाद के भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, किन संघर्षों से, इस बात में भी किन संघर्षों से गुजरना चाहिए, ये भारतीय संविधान को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसके बारे में जो बहुत से संविधान निर्माताओं में बहुत से जो सदस्य थे उनके विषय में जो है तीखे मतभेद थे उनमें। कुछ कहते थे कि हमें ऐसे नहीं, हमें इस स्तर पे जो अंग्रेजी शिक्षा है, जो अंग्रेजों का संविधान है, उसी पे थोड़ा सा उसी को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। कुछ कहते थे कि नहीं,
हमें एक अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाना चाहिए। वे कहते थे कि हम जब एक अपना स्वतंत्र संविधान और अलग संविधान बना रहे हैं तो हमें सारी जो नीतियां हैं वो अलग करनी चाहिए। लेकिन उनमें से जो कुछ जो उदारवादी टाइप के जो नेता थे और भी जो समझदार नेता थे, उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय संविधान है उसे बनाने के लिए जो पुरानी जो नीतियां हैं उन्हें भी हमें इसमें थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, इसमें कह सकते हैं कि हम भारतीयों को जो है अंग्रेजों के शासन की थोड़ी सी जो क्या कहते हैं उसे वो पड़ गई थी आदत। आदत किस तरीके से, जब इतने दिनों से कोई बंदा किसी एक व्यवस्था में रहता है तो उसे थोड़ी बहुत आदत पड़ जाती है। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हाँ हमें ऐसे ऐसे जो इनके रूल रेगुलेशन अच्छे हैं उन्हें लेना चाहिए। और कुछ कहते थे कि नहीं इनमें से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रूल्स थे उन्हें भी भारतीय संविधान में लिया गया। उसके बाद क्या होता है, 1928 में मोतीलाल नेहरू, यहाँ देखते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्य 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्यों ने मिलकर एक संविधान लिखा। और उसके बाद 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। ये 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्यों द्वारा तथा 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संविधान की बुनियादी बातों को रखा गया। ये दो दस्तावेज जो है दिए गए, एक 1928 में और एक 1931 में, ये दो दस्तावेज दिए गए। ये दो दस्तावेज जो थे इनकी जो बुनियादी बातें थी वो एक ही तरीके की थी। कैसे, इन्होंने स्वतंत्र सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो स्वतंत्र वयस्क मताधिकार है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि जो 18 से ऊपर का व्यक्ति है, वो चाहे कोई भी हो, स्त्री पुरुष या कोई मजदूर, कोई भी, वो क्या है, अपना मतदान कर सकता है। और उन्होंने बुनियादी बातों में स्वतंत्र या वयस्क स्वतंत्र सार्वभौम वयस्क मताधिकार, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन बातों को बुनियादी चीजों में रखा और इसी को लेकर एक नए संविधान की नींव रखी। तो इसी के विषय में बताया गया है। और उसके बाद जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्था, उसके बाद क्या किया गया, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उपनिवेशिक शासन की। क्योंकि पहले तो जब तक भारत का संविधान नहीं बना, भारत आजाद नहीं हुआ, तो क्या हुआ, जो संस्थाएं थी वे सभी औपनिवेशिक थी, ब्रिटिशों के अधीन थी। जो ब्रिटिश थे उन्होंने किसी को भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था सबसे पहले। और उनके यहाँ क्या है, जो संस्थाएं थी उनमें थोड़ा थोड़ा करके, पहले तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे भारतीयों को, हाँ भाई उनकी संस्थाओं में काम कर ले, लेकिन क्या है, धीरे धीरे उनकी संस्थाओं में भारतीयों को कामकाज मिलने लगा और नौकरियों में उनकी बढ़ोतरी होने लगी। तो क्या है, उनकी जो संस्थाएं थी उनमें काम करके भारतीयों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ इस तरीके से हम राजनीति करते हैं, इस तरीके से राज्य व्यवस्था या संस्थाओं को चलाते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सभी को आइडिया होने लगा। फिर क्या है, इलेक्शन कराए गए 1937 में, पहली बार औपनिवेशिक भारत में इलेक्शन हुए 1937 में।
यहाँ देखें 1937 में औपनिवेशिक भारत में सभी विधानमंडलों में चुनाव कराए गए। लेकिन क्या है कि चुनाव जो है 1927 में जो चुनाव कराए गए औपनिवेशिक भारत में, जो चुनाव कराए गए सभी विधानमंडलों में, क्या है, ये पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं थे। पूर्णतः लोकतांत्रिक इस वजह से नहीं थे क्योंकि जो इनमें वोट डालने का अधिकार था वो बड़े लोगों को था, जो राजा महाराजा हुए या उस टाइम के कोई अच्छे व्यापारी हुए या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़्यादा चलती हो, तो इस तरीके के जो व्यक्ति थे उनको इसमें वोट डालने का अधिकार मिला। तो फिर क्या हुआ, ठीक है, वोट डालने का अधिकार उन्हें मिला, तो इससे थोड़ा सा लाभ भारतीयों को भी हुआ। क्यों? क्योंकि जो उनकी असेंबलियों में काम करते थे जो भारतीय, उन्हें थोड़ा सा ऐसा उन्हें लाभ हुआ कि वे जो काम कैसे करते हैं असेंबलियों में, चुनाव कैसे लड़ते हैं, इन सभी के बारे में उन्हें थोड़ा पता चला, और वे इन सभी से आगे चलकर ऐसे सीख गए थे कि वे अपने आप खुद भारतीय जो संस्थाएं हैं उन्हें कैसे चलाएंगे, जो भारत में चुनाव होंगे उन्हें कैसे कराएंगे, एक स्वतंत्र भारत में जब हम खुद शासन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सभी बातें उन्हें समझ में आने लगी थी। ये एक लाभ जो औपनिवेशिक शासन से उन्हें मिल सकता था, ये मिला। औपनिवेशिक भारत के अंतर्गत ही क्या हुआ कि जो आज़ादी के बाद का भारत है कि उसके स्वरूप को लेकर, मतलब औपनिवेशिक भारत में ही सोचने लगे थे कि हमारा जो जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो उसके भारत बाद के जो क्या स्वरूप होगा, हमें कैसा भारत बनाना चाहिए, तो इसके स्वरूप को लेकर सभी में जो है, जो भारतीय जो अच्छे उस टाइम के जो नेता व्यक्ति थे, जो नेता थे, जो उस टाइम पे काम करते थे वहाँ पे, भाई हमें भारत कैसा बनाना चाहिए, जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा इन बातों पर बहुत ही बहसें होती थी, बहुत ही विचार होते थे। तो क्या है, लेकिन उनमें ऐसा भी औपनिवेशिक काल में उन्होंने ब्रिटिश असेंबलियों में काम किया और अपने स्तर पे भी उन्होंने बहुत विचार जो विमर्श किए, समर्थन लिया और व्यक्तियों से जो पढ़े लिखे थे अच्छे। तो क्या है, वे इस लायक हो गए थे कि हाँ, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इन सभी बातों पर हम विचार कर सकें। तो क्या है, उन्होंने जो दूसरे देशों के संविधान थे, ऐसा बोला जाता है कि जब भारत का संविधान लिखा गया तब 150 देशों के 150 देशों के संविधानों का जो है लेखा जोखा देखा गया कि उन संविधानों में क्या क्या है। तो भारतीय जो संविधान है जब उसको बनाने लगे तो क्या है, भारतीय संविधान में जो अमेरिका है, जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है, जो अमेरिकी संविधान है वहाँ से जो मौलिक अधिकार है उनको लिया गया। फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनको लिया गया। और जो ब्रिटेन है वहाँ की जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कैसे काम करती है उनके लिया गया। और रूस में जो साम्यवादी आंदोलन हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, उसके क्या रीज़न थे, इन बातों को देख करके उससे भी सीख ली गई और उनके अनुसार जो निष्कर्ष निकले तो उन्हें भारतीय संविधान जो निर्माता थे उन्होंने उन्हें देखा कि दूसरे देश की जो घटनाएं घटी उन्हें देख कर भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने भारतीय संविधान को एक अच्छा और बेहतर संविधान बनाने की और कदम बढ़ाया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपने नए लेक्चर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन देशों से स्रोत, यानी कि किन किन अन्य देशों से स्रोत लिए गए हैं, क्या क्या लिया गया है, और ब्रिटिशों की भारतीय संविधान के विकास में क्या भूमिका है, इस सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।